हेलो एवरीवन, वेलकम टू फीटर स्टडी चैनल। और मैं हूं आपका फीटर इंस्ट्रक्टर रोमेश बिसेन फ्रॉम वैनगंगा आईटीआई गर्रा बालाघाट। स्टूडेंट, पिछले एक्सरसाइज में हमने फोर्जिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप आंसर बताइएगा। और क्वेश्चन था कि एनविल में कई भाग होते हैं जिनका प्रयोग विशिष्ट फोर्जिंग कार्यों के लिए किया जाता है। चित्र में दिखाए गए एक्स भाग का प्रयोग बताना है। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एक्स से रिलेटेड एक भाग दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इस भाग के बारे में आपको बताना है कि इस भाग का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि समकोण मोड़ना, हार्डी तथा स्टेक की स्थिति का निर्धारण, सी मोड़ने और गोलाई के कार्य, और कार्य के टुकड़े करना। तो सबसे पहले हम इस पार्ट की बात करते हैं। तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? टेल के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहेंगे? टेल कहते हैं। और टेल का क्या कार्य होता है कि समकोण पर मोड़ने का कार्य होता है, जो कि ऑप्शन ए जो दिया है वह राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि एनविल में कई भाग होते हैं जिनका प्रयोग विशिष्ट फोर्जिंग कार्यों के लिए किया जाता है। चित्र में दिखाए गए एक्स भाग का प्रयोग बताना है हमें। तो यहाँ पर एक्स जो भाग दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे बिक के नाम से जाना जाता है, उसे बिक कहा जाता है। और इसका क्या कार्य होता है कि समकोण मोड़ना या हार्डी तथा स्टेक की स्थिति का निर्धारण, मोड़ने और गोलाई के कार्य या कार्य के टुकड़े करना तथा ड्राइंग आउट। तो जो बिक का जो कार्य होता है वह किसी भी रॉड को गोल आकृति में बनाने के लिए बिक का प्रयोग किया जाता है। और इसकी आकृति गाय के सींग जैसी होती है, इसीलिए इसे बिक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि एनविल में कई भाग होते हैं जिसका प्रयोग विशिष्ट फोर्जिंग कार्यों के लिए किया जाता है। चित्र में दिखाए गए एक्स भाग का प्रयोग बताना है। तो यहाँ पर एक्स भाग का प्रयोग बताना है हमें, जो कि चित्र इसका दिया गया है। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, इस एक्स भाग का नाम बताना है। तो इस भाग को हम क्या कहेंगे? इसके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि ऑप्शन में क्या दिया है हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 का कि समकोण मोड़ना, हार्डी तथा स्टेक की स्थिति का निर्धारण, मोड़ने और गोलाई का कार्य या कार्य के टुकड़े तथा ड्राइंग आउट या लंबाई में करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा हार्डी तथा स्टेक की स्थिति का निर्धारण। क्योंकि जो एक्स भाग से जो शो कर रहा है वह क्या कहलाता है? इस होल को हम हार्डी होल के नाम से जानते हैं। और ये जो राउंड शेप जो होता है इसे राउंड होल भी कहा जाता है, जिसमें गोल रॉड डाल करके क्या करते हैं? उसको बैंड करते हैं या फिर रिंग भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि फोर्जिंग करते समय स्टील का जो तापक्रम होता है उसके अवयव तथा मिश्रित धातुओं पर निर्भर होता है। तो लो कार्बन स्टील के लिए जो फोर्जिंग टेम्परेचर होना चाहिए वह कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर इससे पहले हमने रेंज की बात किए थे कि लो कार्बन स्टील के रेंज का दिया हुआ था। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 1100, 1300 और 1500। तो लो कार्बन स्टील की जो रेंज होती है वह कहाँ से शुरू होती है? वह 800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि फोर्जिंग करते समय स्टील का
जो तापमान उसके अवयव तथा मिश्रित धातु पर निर्भर करता है। हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग के लिए तापमान कितना होता है? तो हाई कार्बन स्टील की जो हमने रेंज बताया था वह होती है 900 से लेकर के 1150 तक। हालांकि यहाँ पर 1150 नहीं दिया हुआ है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि फोर्जिंग करते समय स्टील का तापमान उसके अवयव तथा मिश्रित धातु पर निर्भर करता है। लो एलॉय स्टील, या लो एलॉय स्टील की बात की जा रही है, तो लो एलॉय स्टील के लिए जो तापक्रम होगा वह कितना रखा जाता है? तो वह रखा जाता है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि ड्राइंग आउट फोर्जिंग शॉप की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया करते समय दरार उत्पन्न होने का कौन सा कारण नहीं है पूछा जा रहा है, जिससे कि दरार नहीं पड़ती। कम तापमान पर फोर्जिंग करने से दरार नहीं पड़ेगी, या बीच के स्टेप को छोड़कर ड्राइंग आउट करने से दरार नहीं पड़ेगी, या मोटे क्रॉस सेक्शन से पतले क्रॉस सेक्शन की ओर, या हथौड़ी की चोट अत्यधिक गर्म धातु पर मारना। तो यहाँ पर जो आपको जो सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है वह क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम मोटे क्रॉस सेक्शन से पतले क्रॉस सेक्शन की ओर फोर्जिंग करते हैं तो दरार नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि फोर्जिंग प्रक्रिया में धातु का क्रॉस सेक्शन घटाकर उसकी लंबाई में वृद्धि की जाती है। धातु का क्रॉस सेक्शन यानी कि अनुप्रस्थ काट कर उसकी लंबाई में वृद्धि की जाती है, तो उस प्रक्रिया का नाम बताना है। उस प्रक्रिया को जंपिंग कहेंगे, बकलिंग, अपसेटिंग या ड्राइंग आउट। तो ड्राइंग आउट यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है वह आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि ड्राइंग आउट एक ऐसी विधि है जिसमें धातु का क्रॉस सेक्शन घटाकर उसकी लंबाई को बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि हाई कार्बन स्टील को फोर्ज करना है, कौन सा रंग उपयुक्त फोर्जिंग तापमान को स्पष्ट करता है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, इसे आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग कलर कोडिंग पूछी जाती है। तो यहाँ पर हाई कार्बन स्टील को पूछा गया है, तो यहाँ पर दिया है लाल, दिया है सफ़ेद, दिया है पीला, दिया है और हल्का चेरी लाल, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हल्का चेरी लाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पीले रंग का। जब हम हाई कार्बन स्टील को फोर्ज करते हैं तो फोर्जिंग तापमान में उसका रंग कैसा होता है? येलो कलर का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, गर्म करते समय कौन सा रंग स्पष्ट करता है कि नर्म लोहा यानी कि माइल्ड स्टील की फोर्जिंग के लिए तैयार है? माइल्ड स्टील के लिए जो फोर्जिंग का जो रंग होगा वो किस प्रकार से हो जाएगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 के जो ऑप्शन दिए हैं, लाल दिया है, सफ़ेद, हल्का पीला और गहरा चेरी लाल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा, यह सफ़ेद रंग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि फोर्जिंग प्रक्रिया में गर्म करने का तापक्रम स्टील के रंग से निर्धारित होता है। 600 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर रेड दिया है, वाइट, येलो और लाइट ग्रे दिया हुआ है, लाइट जिसे हल्का भूरा के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के लिए, तो यह होगा लाल रंग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 का ये ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि फोर्जिंग प्रक्रिया में गर्म करने का तापक्रम स्टील के रंग से निर्धारित होता है। 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर कौन सा रंग उत्पन्न होगा? यदि आपका जो टेम्परेचर है वह 1300 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस समय में कौन सा रंग बनता है? तो यहाँ पर जो रंग बनता है वह होता है सफ़ेद रंग। 1300 डिग्री में वाइट कलर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। आप नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 20,
यहाँ पर पूछा गया है कि फोर्जिंग प्रक्रिया में गर्म करने का तापक्रम स्टील के रंग से निर्धारित होता है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कौन सा रंग उत्पन्न होगा? लाल होगा, सफ़ेद होगा, पीला होगा या हल्का भूरा होगा? तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि फोर्जिंग प्रक्रिया में गर्म करने का स्टील के रंग से निर्धारण। यहाँ फोर्जिंग स्टील की ही की जा रही है और टेम्परेचर अलग अलग बढ़ रहा है। इसमें 100 दिया हुआ है तो 100 डिग्री तापमान पर कौन सा रंग उत्पन्न होगा? तो इसके लिए येलो कलर को हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि फोर्जिंग प्रक्रिया में ड्राइंग आउट क्रिया करते समय कौन सा एक दोष नहीं है? ड्राइंग आउट करते समय कौन सा दोष नहीं होता है? तो सैग दिया है, लैप दिया है, दरार दिया है और नेकिंग पूछा गया है। तो यहाँ पर ड्राइंग आउट में जो दोष नहीं होता है वह नेकिंग का दोष नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि गोल छड़ को ड्राइंग आउट किया गया है। यहाँ ड्राइंग आउट जब करते हैं तो कुछ इस तरह से आकृति चेंज हो जाती है। मुड़ने का दोष आ गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये मुड़ा हुआ भाग है। इस दोष को कैसे रोका जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं कि छोटे छोटे हिस्सों में विभिन्न चरणों में ड्राइंग आउट करना, या बी पहले किनारों को अपसेट कर लिया जाए और फिर ड्राइंग आउट की मदद से निश्चित माप तैयार कर दिया जाए, और सी दिया है पहले पूर्ण अपसेट कर लिया जाए फिर ड्राइंग आउट की मदद से निश्चित माप तैयार किया जाए, और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है पहले क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक तापमान पर गर्म किया जाए और ड्राइंग आउट की प्रक्रिया की जाए। तो ड्राइंग आउट में जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि इस दोष को रोकना है, तो इस दोष को रोकने का सबसे पहला कारण क्या हो जाएगा कि छोटे हिस्सों में विभिन्न चरणों में क्या करना है? आपको ड्राइंग आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें भी एक चित्र दिया हुआ है कि कई बार फोर्जिंग क्रिया करते समय आवश्यक होता है कि क्रॉस सेक्शन को कम किया जाए। क्वेश्चन को आप समझिए तथा केंद्र रेखा के साथ एक रूपता भी बनाई रखी जाए। जिस कार्य में ड्राइंग आउट की गई है उसे चित्र में दिखाया गया है, यानी कि इस जॉब में ड्राइंग आउट किया गया है। केंद्र रेखा से कार्य समरूप नहीं है या एक रूप नहीं है, इस दोष को सैगिंग कहते हैं। इस दोष को कैसे दूर किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कार्य को हथौड़े द्वारा चोट मारते समय बार बार 90 डिग्री पर घुमाते रहना चाहिए, या कार्य को हथौड़े द्वारा चोट मारते समय बार बार 180 डिग्री पर घुमाते रहना चाहिए, या 270 पर घुमाते रहना चाहिए, या 360 पर घुमाते रहना चाहिए। तो स्टूडेंट आपको ऐसे क्वेश्चन को याद रखने के लिए सिर्फ आपको क्या याद रखना है? डिग्री याद रखना है। तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह होगा 180 डिग्री वाला, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आपको इस तरह का आपको एक जॉब देखना है। यदि जॉब नहीं भी दिया हुआ है और आपको सैगिंग की प्रक्रिया दी हुई है, सैगिंग कितने डिग्री में की जाती है, हथौड़े को कितने डिग्री में घुमाया जाता है, तो आपको ये ऑप्शन याद रखना है 180 डिग्री। एक्सरसाइज नंबर, नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे हम, जो कि फोर्जिंग से ही रिलेटेड है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फोर्ज शॉप में स्वेज ब्लॉक बनाया होता है। स्वेज ब्लॉक किस तरह से होता है कि स्वेज ब्लॉक इस तरह से एक धातु का पीस होता है जिसमें अलग अलग आकृति के छिद्र बने होते हैं, और इन्हीं छिद्र की सहायता से हम स्टील को अलग अलग आकारों में ढाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है कि टूल कास्ट आयरन, बी ग्रे कास्ट आयरन, सी मॉड्यूलर कास्ट आयरन और डी जो होता है मैलिएबल कास्ट आयरन। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वेजेस, यहाँ स्वेज ब्लॉक की बात की जा रही है
और सिर्फ यदि आपको स्वेज यदि पूछा जाता है तो स्वेजेस बने होते हैं हाई कार्बन स्टील के। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है कि स्वेज एक ऐसा साधन है जो फोर्ज शॉप में प्रयोग होता है, यह बनाया जाता है। तो स्वेज की बात की जा रही है तो यहाँ निम्न कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील, ढलवा लोहा या मध्यम कार्बन इस्पात। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन जो सी होगा वह क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि स्वेज जो होते हैं वह किससे बनाए जाते हैं, ढलवा लोहा से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा जा रहा है कि फोर्ज शॉप में कौन सा स्वेज ब्लॉक का कार्य नहीं है। तो यह ड्रिफ्टिंग नहीं करता, मोड़ता नहीं, पंचिंग नहीं, या फिर टुकड़े करना। तो टुकड़े इसके द्वारा नहीं किए जा सकते, जो कि फोर्ज शॉप में स्वेज ब्लॉक का कार्य नहीं होता है। एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि फोर्जिंग प्रक्रिया में लंबाई घटाकर उसकी मोटाई में वृद्धि करने को क्या कहेंगे। तो इस विधि को क्या कहा जाएगा, जंपिंग, फिनिशिंग, सेटिंग डाउन, स्प्रेडिंग। तो इसके लिए हम ऑप्शन ए को करेक्ट मानते हैं, क्योंकि जिसे हम जंपिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि फोर्जिंग के दौरान जॉब क्रैक हो सकती है या कठोर हो सकती है, इसे कैसे रोका जा सकता है। ऑप्शन में दिया हुआ है लगातार अंतराल में गर्म करके फोर्ज किया जाए, बी कार्य को गर्म करके एक ही बार में फोर्ज कर दिया जाए, सी कार्य को फोर्जिंग तापक्रम से अधिक गर्म करके, या फिर निश्चित तापमान पर गर्म करके तुरंत फोर्ज किया जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लगातार अंतराल में गर्म करके फोर्ज करना होता है, जिससे कि यह क्रैक होने से बच सकती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है कि कटिंग टूल का नाम बताइए जो कि एनविल के वर्गाकार सुराख में नियत रहता है। तो वर्गाकार सुराख को यहाँ पर पूछा गया है, एनविल कहेंगे, हार्डी कहेंगे, हॉट सेट या कोल्ड सेट। तो इस स्क्वायर वाला जो सुराख होता है उसे हम क्या कहते हैं, हार्डी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पूछा जा रहा है जो कि दिया हुआ है कि अपसेटिंग क्रिया के दौरान स्टॉक का फेस वर्गाकार अवस्था खो सकता है। इस दोष को स्टॉक का पिचकना के नाम से जाना जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आपको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे हैं। निम्न में से स्टॉक के पिचकने का कौन सा एक कारण नहीं है, कारण को नहीं बताना है। ये इस तरह का एक जॉब है और यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम ऑप्शन की बात करते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि स्टॉक को उसके पूरे अनुपात में अपर्याप्त गर्म किया गया हो, बी स्टॉक की लंबाई उसके व्यास से 2 से 2.5 गुना अधिक हो, अपसेटिंग करते समय स्टॉक को उसकी अक्ष रेखा पर गोल न किया हो, या अपसेटिंग करते समय स्टॉक को उसके अक्ष में गोलाकार नहीं घुमाते हैं। और डी जो पूछा जा रहा है काफ़ी लंबे ऑप्शन है, स्टॉक की लंबाई को कम कर दिया हो तथा उसको क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया हो। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर निकल के आ रहा है वह ऑप्शन डी है। इसमें स्टॉक की लंबाई को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं तथा उसको क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देने से इस प्रकार का दोष नहीं होता, जो कि ये कारण नहीं है। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 5 हम देख लेते हैं जो कि सेकेंड यूनिट का है। एक्सरसाइज नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि एमएस फ्लेट को ठंडी अवस्था में मरोड़ा जा सकता है। कब मरोड़ा जाता है, जब उसकी मोटाई 6 मिलीमीटर हो या 8 हो, 10 हो या 12 मिलीमीटर हो। कब मोड़ेंगे हम, जब एमएस प्लेट की मोटाई 6 मिलीमीटर हो, तब उस कंडीशन में उसे मरोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि स्टॉक के एक टुकड़े की पूरी अपसेटिंग को फोर्जिंग प्रक्रिया में क्या कहते हैं।
तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे जंपिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि फोर्जिंग प्रक्रिया में धातु के टुकड़े की लंबाई घटाकर उसकी क्रॉस सेक्शन में वृद्धि करने की प्रक्रिया का नाम बताना है। क्या कहते हैं? मरोड़ना, बकलिंग, अपसेटिंग या ड्राइंग आउट। आप इसको ध्यान रखिएगा। धातु के टुकड़े की लंबाई घटाकर क्रॉस सेक्शन में वृद्धि करना क्या कहलाता है? अपसेटिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, फोर्जिंग की अपसेटिंग प्रक्रिया में स्टॉक के मुख के किनारे या वर्ग से बाहर हो जाते हैं, क्या कहलाता है? जंपिंग, बकलिंग, अपसेटिंग या ड्राइंग आउट। तो इसे हम बकलिंग के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि छोटे रेडियस या पाइप क्लिप इत्यादि के लिए जिस मोड़ने के साधन का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है फोर्क लिंक, बेंडिंग लिंक, अपसेटिंग या बोलस्टर स्वेज। तो जो छोटे रेडियस के जो पाइप है उसे मोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बेंडिंग लिंक का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पूछा जा रहा है कि राउंड रॉड को मोड़ने के लिए एक बेंडिंग टूल है। राउंड रॉड को मोड़ना है उसके लिए एक बेंडिंग टूल जो होता है उसे क्या कहते हैं? फोर्क लिंक, बेंडिंग लिंक, बेंडिंग डाई या बोलस्टर स्वेज। तो उसके लिए हम फोर्क लिंक का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि 6 mm या इससे कम मोटी प्लेटों को मोड़ने के लिए अधिक चौड़ाई हो सकती है। कितनी हो सकती है? 40 mm, 50 mm, 60 mm या 70 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा 40 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में एक आपको जॉब दिखाई दे रहा है और इसे पूछा जा रहा है कि एक स्टील प्लेट जिसको समान रूप से गर्म किया गया परंतु मोड़ते समय टूट गई, जैसा कि चित्र में यहाँ दिखाई दे रहा है। आप इस त्रुटि को कैसे दूर करेंगे? तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। एक समान हथौड़ा चलाकर, ऑप्शन बी दिया है मोड़ने के लिए फिक्सचर का साधन प्रयोग करके, अधिक त्रिज्या मोड़ दे करके या कम से कम त्रिज्या मोड़ देकर। तो यहाँ पर जो सी है वह क्या होगा? राइट आंसर होगा। यदि हम अधिक त्रिज्या दे देते हैं ऐसे जॉबों के लिए तो यह दरार नहीं पड़ेगी या मुड़ेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि फोर्जिंग द्वारा मोड़ते समय हुए बाहरी ग्रेन संरचना लंबी हो जाती है तथा अंदरूनी संरचना क्या होती है? छोटी हो जाती है। एक स्टील की प्लेट को मोड़ा गया जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मोड़ वाले स्थान पर धातु, यहाँ देखिए आप, ये पतला हो गया है। इस दोष को कैसे दूर करते हैं? तो इसके यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन दिया है कि ए मोड़ने के लिए फोर्क टूल का प्रयोग करके, बी मोड़ने से पहले प्लेट को गर्म करके, और सी दिया है मोड़ने के पहले जांच को वाइस में लगाइए या मोड़ने से पहले प्लेट की अपसेटिंग करके। आप ऑप्शन को अच्छे से नोट कर लीजिए या देख लीजिए। तो इसके लिए जो आंसर होगा हमारा वह होगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि मोड़ने से पहले प्लेट की अपसेटिंग करके। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज 6 की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 6 भी फोर्जिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर हैमर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि फोर्ज शॉप में समकोण बनाने के लिए कौन सा हथौड़ा प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हथौड़े के टाइप से दिया हुआ है, जो कि फोर्जिंग शॉप में सेट हैमर भी प्रयोग किया जाता है, हैंड हैमर, स्लेज और बॉल पेन हैमर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो समकोण यदि बनाना है तो उसके लिए हम कौन से हैमर का इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
2 जो पूछा जा रहा है वह है कि फोर्ज शॉप में सोल्डरिंग और ग्रूव बनाने हेतु इस्तेमाल होने वाले साधन का नाम बताना है। तो ग्रूव बनाने के लिए हम फूलर, बोल्स्टर, हैंड हैमर या स्लेज हैमर, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ए ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वह फूलर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि फोर्ज शॉप में अपसेटिंग के लिए तथा रिवर्ट बोल्ट तथा स्क्रू के हेड के लिए जिस हेड बनाने वाले टूल का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फूलर कहेंगे, स्वेज कहेंगे, बोल्स्टर कहेंगे या फिर सेट हैमर कहेंगे। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वह हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि फोर्ज शॉप में नेकिंग, सोल्डरिंग और ड्राइंग आउट में प्रयोग होने वाला टूल कौन सा होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, फूलर दिया है, बोल्स्टर दिया है, सेट हैमर और स्लेज हैमर। तो सोल्डरिंग, नेकिंग और ड्राइंग आउट में प्रयोग होने वाला जो औजार होता है वह फूलर कहलाता है, जो कि यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा आज के इस वीडियो के लिए कि उस साधन का नाम बताइए जिसका प्रयोग फोर्जिंग प्रक्रिया के दौरान जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ए दिया है टोंक्स, बी फूलर, सी क्लैम्प और डी बोल्स्टर। तो फोर्जिंग शॉप में गर्म जॉब को पकड़ने के लिए हम टोंक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे संडासी कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।